प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में विजन आईएएस की PT 365 जो पॉलिटी सेक्शन की है 2022 के प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, उसके बारे में बातचीत की थी। तो वो हिंदी में उपलब्ध हो गई है मार्केट में। तो उसको पढ़ने के लिए सभी छात्रों के पास वो उपलब्ध नहीं है। जो लोग गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में हैं उनको वो उपलब्ध नहीं है, तो उनको असुविधा ना हो इसके लिए हम अपने इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे यहाँ। तो मैंने पिछले वीडियो में उसके सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक एक करके उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड तक शेयर करिए। और चलिए हम वीडियो तक बढ़ते हैं, वीडियो की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक है निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। जो संविधान से संबंधित मुद्दे हैं उसमें है निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। तो ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण रोकने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, इसलिए ये चर्चा में है। यानी हरियाणा की जो सरकार है उसने स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं उनको निजी नौकरियों में 50-75% आरक्षण देने का एक विधेयक पारित किया था। तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, तो हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। भारत के संविधान में आपको एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर आप हाई कोर्ट के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो उसी अधिकार का उपयोग करते हुए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। इससे संबंधित तथ्य जो आपकी परीक्षा में उपयोगी है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2020 को 15 फरवरी 2022 को लागू हुआ था। हरियाणा ऐसा कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने पहले ही स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों को आरक्षित करने का प्रयास किया है। हालांकि ये सभी राज्य विवादों में फंसे हुए हैं। और अब हम जानते हैं इसमें सन ऑफ द सॉइल या भूमिपुत्र के लिए कानून के मुद्दे से संबंधित जानकारी कौन कौन सी है। सन ऑफ द सॉइल्स क्या होता है, यानी भूमिपुत्र क्या होता है, उसके लिए क्या क्या मुद्दे हैं। तो सन ऑफ द सॉइल्स का मतलब ये होता है कि आप जिस राज्य या जिस भूमि पर रह रहे हैं वहाँ के आप पुत्र हैं और वहाँ के संसाधनों पर आपका ही अधिकार है। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये भूमिपुत्र के लिए कहा जाता है कि उपयोग किया जाता है कि आप जिस भूमि पर रहता हुए हैं आप वहाँ के पुत्र हैं, वहाँ के संसाधनों पर आपका हक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में सभी सरकारी नौकरियों को राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया था। यानी मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ गया और 2020 में उसने एक नियम बनाया कि राज्य की जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें राज्य के युवाओं के लिए ही सभी पद भरे जाएंगे, बाहर के लोगों के लिए कोई भर्ती नहीं की जाएगी। तो इस कदम से समानता के मौलिक अधिकार के प्रश्न उठे थे। अब आपको ये जानना जरूरी है कि समानता के मौलिक अधिकार के प्रश्न क्यों उठे। क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ पब्लिक नियोजन में, लोक नियोजन में, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें सन ऑफ द सॉइल्स के लिए मुद्दे हैं कि अनुच्छेद 16 यह क्या कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कानून के तहत समान व्यवहार की गारंटी देता है, साथ ही राज्य को जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्य को जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। और ये जो मध्य प्रदेश या हरियाणा का नियम क्या कहता है कि अगर आपका जन्म उस राज्य में नहीं हुआ है तो आप उस राज्य में नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 16 कह रहा है कि राज्य को जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। तो पहला तो इसी कानून का उल्लंघन कर रहा है। और आपको पता है कोई भी अगर विधेयक मौलिक अधिकारों का या उसके किसी प्रावधान को उल्लंघन करता है तो वह न्यायालय की समीक्षा के लिए जब उपस्थित होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देती है। तो उसी के तहत हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में गया था। फिर नेक्स्ट 16(2) में प्रावधान है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अन्य खंड इस प्रावधान के पूरक हैं। यानी कहा 16 में भी कहा गया है कि अपवाद के रूप में यह कहा गया है कि संसद किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को निर्धारित करने वाला कानून बना सकती है या केवल संसद नीत है राज्य विधानसभाओं में। यानी इसमें एक अपवाद तो दिया गया है कि संसद अगर चाहे तो किसी राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को निर्धारित करने वाला कानून बना सकती है। यानी ये विशेष संसाधन इस राज्य के निवासियों को ही मिलेंगे, संसद कानून बना सकती है। लेकिन
राज्य विधानसभा नहीं बना सकती, और ये कानून राज्य विधानसभा ने बनाया है, हरियाणा सरकार ने बनाया है, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सरकारों ने बनाया है। इसीलिए यह कानून जो है रद्द घोषित कर दिया गया उच्च न्यायालय द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। फिर संविधान निवास के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित क्यों करता है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें दिया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत का जो नागरिक है वो भारत का नागरिक माना जाता है। वो एक साथ महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का नागरिक और भारत का नागरिक दोनों नहीं माना जाता, वो सिर्फ भारत का नागरिक होता है। जबकि अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ एक स्टेट की भी नागरिकता है और भारत अपने देश की भी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें बताया गया है कि जो नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र आवाजाही की स्वतंत्रता है, यानी एकल नागरिकता है और नागरिक किसी भी देश के किसी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। जन्म स्थान या निवास की आवश्यकता किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोजगार देने के लिए योग्यता नहीं हो सकती है, यानी किसी भी राज्य में अगर आपको सार्वजनिक रोजगार देना है तो वहाँ के लिए मानदंड नहीं बनाया जा सकता कि आपका जन्म स्थान या निवास आवश्यक ही है। ये प्रावधान है। अब इसमें जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व निर्णय रहे हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघवाद में न्यायपालिका ने यह राय व्यक्त की थी कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक होंगी, लेकिन इस पर स्पष्ट नियम नहीं दिए क्योंकि मामला समानता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था। सबसे पहले 1984 में ये मामला प्रदीप जैन बनाम भारत संघवाद में गया था। तो वहाँ न्यायालय ने क्या कहा था कि ऐसी कोई नीतियाँ जो मौलिक अधिकारों का या समानता के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं असंवैधानिक हो जाएंगी, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं जारी की थी कि किन मामलों पर या किन नियमों पर यह कानून लागू होगा। और नेक्स्ट जो मामला गया 1995 में, वो सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को रद्द करने के लिए प्रदीप जैन मामले की टिप्पणी की पुष्टि की थी। इस नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त वेटेज दिया गया था। यानी सुनंदा रेड्डी बनाम मामला क्या था कि जो उस राज्य में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवार थे उनको 5 नंबर अतिरिक्त दिया जाता था। तो ये नंबर जो है अन्य विषयों के साथ भेदभाव करता है, यानी अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं या अन्य कोई भाषा पढ़ते हैं तो आपको वो लाभ नहीं मिलता है, और तेलुगु भाषा के उम्मीदवारों को 5 नंबर अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। फिर इसके बाद अगला मामला गया 2002 में। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था। इसमें राज्य चयन बोर्ड ने संबंधित जिले के या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आवेदकों को वरीयता दी थी। यानी ये कहा गया है कि भारत के संविधान में, कानून में मौलिक अधिकार आपको ये प्राप्त है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। और 2002 में जो उच्चतम न्यायालय ने मामला में अपने निर्णय सुनाया उसमें क्या था कि राजस्थान के जो सरकारी शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें राज्य चयन बोर्ड जो भर्ती करने वाला बोर्ड था वो ग्रामीण क्षेत्र में जो आवेदक थे ग्रामीण क्षेत्र से उनको ज़्यादा वरीयता प्रदान की थी, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र से उनको ज़्यादा भाव या वेटेज दिया गया। तो ये शहरी लोगों के साथ उल्लंघन हुआ, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने उसे अवैध घोषित कर दिया। अंतिम मामला जो था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें उन महिलाओं को वरीयता दी गई थी जो केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो कानून है अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जाएगा, इसके बाद इस पर कोई निर्णय आएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए टॉपिक था। आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण की संभावना की जांच हेतु गठित न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग के कार्यकाल में 6 माह के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने केंद्रीय सूची में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके भीतर उपवर्गीकरण की संभावना की जांच के लिए समिति गठित की थी, उसका कार्यकाल में वृद्धि की है। यानी अभी तक ओबीसी के भीतर भी जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको उपवर्गीकरण उनका किया जाए और उनको अलग से कोटे के भीतर आरक्षण देने के प्रावधान के लिए ये मामला चर्चा में आया, ये समिति गठित की गई। तो ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। सबसे पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी ये तो बात नहीं। सबसे पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, यह 1953 में हुआ। इसके बाद 1979 में बीबी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और 1992 में कानून बनाया गया ये मंडल आयोग को लागू करके। इसके बाद 92 में 16
अनुच्छेद 16 में 4 सब आर्टिकल 4 को जोड़ा गया और उसके तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 1992 में ये मामला कोर्ट में चला गया, यानी कोई भी नियम अगर कानून बनता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, यानी वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ये परख सकता है कि ये मामला संविधान की मौलिकता का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो 1992 में इंदिरा साहनी वाद के नाम से ये मामला प्रसिद्ध हुआ। तो इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। तो यहाँ पे एग्जाम ये पूछ सकता है को इंदिरा साहनी वाद क्या था या क्रीमी लेयर की अवधारणा कब लागू हुई, किस वाद में और किस सन में। फिर इसके बाद न्यायमूर्ति जीव रोहड़ी आयोग जो गठित हुआ, वो इसमें केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत न्यायमूर्ति जीव रोहिणी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसका मूल उद्देश्य था ओबीसी के मध्य आरक्षण के लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना। अन्य पिछड़ा वर्ग एक सामूहिक शब्द है। इसका उपयोग सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं। यानी ओबीसी ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं। यानी शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से जो वंचित समुदाय हैं उनको अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में सब कैटेगराइज किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है। ज्ञातव्य है कि ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, यानी इन्हें सोशली और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति है तो शर्तें निर्धारित करता है। यानी भारतीय संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 40 में कि पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, यानी ये प्रावधान है। फिर आयोग का अधिदेश क्या है? केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों अर्थात नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण के असमान वितरण की सीमा की जांच करना, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानक, शर्तें और मापदंड तैयार करना। यानी अभी तक ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है तो वो समाज के कुछ वर्गों तक ही पहुँचता है जो उसमें अति गरीब हैं, तो उन तक नहीं पहुँच पाता। तो उसके असमान वितरण के सीमा की जाँच करने के लिए और उसके सब कैटेगराइजेशन के लिए, यानी जो अति पिछड़े हैं उनको कैटेगराइज किया जाए, उन तक आरक्षण का लाभ पहुँचाया जाए, इसलिए आयोग गठित हुआ था। इसका आदेश था। ये 4 श्रेणियों में विभाजित करता है, 1, 2, 3, 4 और 27% को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है इस आयोग ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी को उपवर्गीकृत किया। यानी कई राज्य जो हैं इसको उपवर्गीकृत कर चुके हैं। तो ये मामला था और इसमें क्रीमी लेयर को आप देख लीजिए। क्रीमी लेयर क्या है? यानी 1992 में जो क्रीमी लेयर की अवधारणा आई, ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये या इससे अधिक है वो आरक्षण हेतु पात्र नहीं होगा। इसको पहली बार क्रीम लेयर शब्द का पहली बार प्रयोग 1971 में सत्तानाथम आयोग ने किया था। इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण के लिए निर्धारित की गई अन्य शर्तें थी। आर्थिक आरक्षण जो है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध होगा और ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा लागू होगी, यानी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा और पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। यानी इंदिरा साहनीवाद में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो था कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में काम आ सकता है कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान क्या किया गया था इंदिरा साहनीवाद में, तो इसका उत्तर है नहीं। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय, जिसे संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़कर बना दिया गया है। इस आयोग द्वारा निष्पादित मुख्य कार्य है आरक्षण लागू न होने, आर्थिक शिकायतों, हिंसा आदि से संबंधित परिवादों या शिकायतों के मामलों में नागरिक आयोग के समक्ष अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे। अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की जांच करना, यानी इसके पास अगर कोई आरक्षण से संबंधित मामले आएंगे तो उसकी शिकायतों की जांच करना और अपनी सुझाव प्रस्तुत करना इसका कार्य है। अब 102वां संविधान संशोधन के बारे में हमने चर्चा की, तो आइए जानते हैं कि 102वां संविधान संशोधन क्या है। तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 342 ए को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है और अनुच्छेद 342 दो खंडों के साथ राष्ट्रपति को किसी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति और संसद को केंद्रीय एसईबीसी सूची को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी स्पेशली और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस।
यानी पहला जो है उसमें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना है, सक्रिय कार्य है, और 342(2) नाम का एक अनुच्छेद है जिसमें यह है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित कर सकता है और उस संसद उस पर कानून बना सकती है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342(a) में संशोधन किया है। यह संशोधन संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने वाले ओबीसीज की पहचान करने हेतु राज्यों की शक्ति को पुनर्बहाल करने के संबंध में एक तीसरा खंड अनुच्छेद 342(a) समाविष्ट करता है। कुछ समय पहले तक यह सरकारें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थी कि उनके राज्य में कौन सी जातियां सूची का भाग ओबीसी सूची का भाग होंगी। इस निर्णयों में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती थी। कई राज्यों की ओबीसी सूची में ऐसी जातियों एवं समुदायों को शामिल किया गया है जिन्हें उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में स्थान नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) एवं 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा उनकी घोषणा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल राष्ट्रपति ही किसी भी समुदाय को ओबीसी घोषित कर सकते हैं और वह भी ऐसा केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर ही कर सकते हैं। यानी मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि राष्ट्रपति जो है वही केवल इस समुदाय को भी किसी भी समुदाय को ओबीसी घोषित कर सकता है और वो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने भविष्य में ओबीसी की एकल सूची की संभावना पर भी टिप्पणी की है। इसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता पर जारी किया जाना चाहिए। अन्य संबंधित जो तथ्य हैं इससे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना के अंतर्गत कोटा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा योजना के तहत ओबीसी के लिए 27% तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। AIQ योजना वर्ष 1986 में आरंभ की गई थी। इसका प्रयोजन किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए अधिवास प्रमाण मुक्त व योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध करवाना है। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG सीटों का 15% और PG सीटों का 50% शामिल है। इससे पहले वर्ष 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं था। वर्ष 2007 में योजना के तहत अनुसूचित जाति AIQ सीटों का 15% और अनुसूचित जनजाति AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा सीटों का 7.5% के लिए आरक्षण लागू किया गया था। अब समझ लीजिए अनुच्छेद 15 और शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 15 के भाग 5 में नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(5) के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2006 से 7 में केंद्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 15(5) के प्रावधान के आधार पर 2006 और 7 में जो केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थान हैं उसमें चिकित्सा संस्थानों सहित ओबीसी को भी 27% आरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन इसके अंतर्गत राज्यों में ओबीसी के लिए अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीटें शामिल नहीं थी। इसके लिए 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6)B के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बढ़ाया गया। लेकिन इसने ईडब्ल्यूएस के लिए अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीटों को भी बाहर कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण। केंद्र स्थानीय निकायों और नगर निगमों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण की स्वीकृति देने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है, जब तक कि राज्य ट्रिपल टेस्ट मानदंड का पालन नहीं कर लेते। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में दिए गए 27% आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश कृष्णमूर्तिवाद के निर्णय पर आधारित है। इस निर्णय में कहा गया था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान चरित्र की नहीं है। ट्रिपल टेस्ट में क्या शामिल है कि राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना। आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकाय वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना। आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में हम 2 ही टॉपिक पर बात करेंगे। अगले वीडियो में हम मूल ढांचा संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।